सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम बीएड के सेमेस्टर 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना होता है, सेमेस्टर 1 में टोटल कितना पेपर पढ़ना है? टोटल 4 पेपर पढ़ना। आप इसको समझो, पहले आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, आप पहले इसको समझो कि कितना पेपर पढ़ना होता है, कितने मार्क्स का पढ़ना होता है, कितना मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा, फुल मार्क्स कितने का है। ठीक है, तो हम पहले ये सब समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, मतलब कौन कौन से टॉपिक मुझे कवर करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेमेस्टर 1 में कितना पेपर पढ़ना है? टोटल 4 पेपर पढ़ना है। ठीक है, जिसमें जो दो पेपर होगा वो हमारे कितने कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो दो पेपर होगा वो हमारा कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का होगा। और एक हमारा क्या होगा? ईपीसी होगा। ठीक है, ईपीसी मैं इसे बाद में समझाऊंगी कि आखिर ईपीसी है क्या। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो जो पेपर 1 है हमारा, जो पेपर 1 है दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ये जो पेपर हमको पढ़ना है, ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, जो 80 मार्क्स हमारा क्या है? एक्सटर्नल एग्जाम है। और जो 20 मार्क्स है ये हमारा क्या है? इंटरनल एग्जाम है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया कि 80 मार्क्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ेगा। और जो 20 मार्क्स है वो मुझे कॉलेज के द्वारा मिलेगा, कॉलेज के थ्रू मुझे मिलेगा कॉलेज में। ठीक है, इसका एग्जाम अपने कॉलेज में ही होगा। जो दूसरा पेपर है दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। तो जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, सेम इसका वही पैटर्न है। ठीक है, पेपर 1 के जैसा कि 100 मार्क्स का फुल मार्क्स 100 है, 80 मार्क्स के लिए एक्सटर्नल एग्जाम देना है। और जो 20 मार्क्स हमारा कहाँ होगा? कॉलेज में होगा, अपने कॉलेज में, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको इंटरनल एग्जाम्स लिया जाएगा, वहाँ से आपको 20 मार्क्स आपको मिलेगा। अब पेपर 3 हम समझते हैं कि पेपर 3 क्या है। पेपर 3 आप यहाँ पे समझ सकते हो, पेपर 3 जो हमारा है ये हमारा 50 मार्क्स, ये जो दोनों पेपर है पेपर 3 और जो पेपर 4, ये आप यहाँ पे समझ सकते हो कि 50-50 मार्क्स का है। ठीक है, जो 40 मार्क्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ेगा। और जो 10 मार्क्स का वो क्या होगा? इंटरनल एग्जाम होगा। यहाँ तक आप समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं जो पेपर, और एक पेपर जो हम पढ़ना होता है दैट इज ईपीसी। ईपीसी पढ़ना होता है। और ईपीसी अब पहले समझिए कि ईपीसी है क्या। तो ईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, कि अपनी जो व्यावसायिक क्षमता है उसको कैसे बढ़ाना है। तो कभी कभी ना ये भी आप बीएड में अगर आप जा रहे हो तो वाइवा एग्जाम में जब आप ईपीसी का पेपर 5 का एग्जाम होगा, ईपीसी का एग्जाम होगा, तो कभी कभी ना कोई कोई जो टीचर्स होते हैं वो ईपीसी का ना फुल फॉर्म ही पूछ देते हैं कि आपको पेपर का नाम पता है या नहीं पता है। तो आप इसको याद कर लो, ईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, दैट इज अपनी व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कितने मार्क्स का होता है। तो ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का होता है। और इसमें फाइल ईपीसी, एक ईपीसी का फाइल बनाना पड़ता है। आप यहाँ पे क्या करते हो? ईपीसी का क्या करते हो? फाइल बनाते हो। ठीक है, जहां से आपको कितना मार्क्स? 50 मार्क्स का ये होता है। ओके, जो तो टोटल मार्क्स होता है हमारा, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने का होता है? 350 का। ठीक है, समझ गए ये कि कैसे होता है? ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं। और अब हाँ, कैसे होता है 350 ये भी समझो। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, जो पेपर 1 और पेपर 2 है ये मेरा कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। दैट इज ये कितना हुआ? 200। ठीक है, पेपर 3 और 4 कितने का था? 50-50 मार्क्स का, मतलब 50 प्लस 50। ठीक है, तो आपका टोटल यहाँ पे क्या हो गया? 100 हो गया। यहाँ पे 100 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? प्लस 100, तो टोटल कितना होगा? 300। यहाँ पे 300 हो गया। और एक ईपीसी है तो फिर एक ईपीसी मतलब 50, तो ये टोटल कितना हो गया? 350। समझे? मतलब दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स का मतलब 200। और पेपर 3 और 4 ये आपका क्या था? 50-50 मार्क्स का था मतलब 100। तो ये कितना हो गया? 300, 200 और 100, 300 और 50 मार्क्स का ईपीसी, दैट इज 350। तो समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ से। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो पहला जो हमारा पेपर है दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा समझ लो ये टॉपिक, ये यूनिट, ये पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में भर भर के होते हैं। मतलब आप किसी भी स्टेट का टेट आप दोगे, किसी भी स्टेट का टेट दोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन होता ही होता है। तो चलो समझते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, पहला जो हमारा यूनिट है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम पहले समझेंगे यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट समझेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट समझेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या है कॉन्सेप्ट, मतलब कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इसको समझेंगे और उसके बाद हम इसका क्या समझेंगे, प्रिंसिपल समझेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल समझेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल इसका समझेंगे। फिर हम लोग स्टेजेस समझेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टेजेस समझेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जनरल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल एंड मोटर कॉग्निटिव। यहाँ पे पियाजे और ब्रूनर का यहाँ पे जो थ्योरी है उसको पढ़ना पड़ता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी है पियाजे और ब्रूनर का, यहाँ पे दो थ्योरी पढ़ना होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो एरिक एरिक्सन है, ठीक है, एरिक एरिक्सन का आपको थ्योरी यहाँ पे पढ़ना है, पियाजे का थ्योरी पढ़ना है और कोलबर्ग का। अगर आप ऐसे समझो कि जो यूनिट 1 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके किसी भी टेट के एग्जाम के लिए भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप किसी भी थ्योरी को आपको मिस नहीं करना। आपको ये चारों थ्योरी आपको पता होना चाहिए। पहला एरिक एरिक्सन थ्योरी, पियाजे थ्योरी एंड कोलबर्ग और ब्रूनर का। ये आपको यहाँ पे चार करना है, 4-5। और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस समझना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या स्टेजेस है, क्या प्रिंसिपल है। आपको यूनिट 1 में ये इतना सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम समझते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है उसको समझो। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि हेरिडिटी का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कि अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता के बारे में आपको समझना है। मैकेनिज्म आपको समझना है अनुवांशिकता का क्या मतलब, कि क्या इसका प्रिंसिपल्स है, क्या थ्योरी है इसका हेरिडिटी का। दूसरा आपको समझना कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट का। जो आप इस कॉन्सेप्ट जैसे हेरिडिटी का समझ रहे हैं उस तरीके से आपको इन्वायरमेंट का समझना पड़ेगा। टाइप समझ, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन लर्नर्स डेवलपमेंट, मतलब कि जो लर्नर्स डेवलपमेंट में हेरिडिटी का क्या रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट स्टेजेस समझना है और आपको यहाँ पे फैक्टर समझना है कि हेरिडिटी हेरिडिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको ये सब कुछ समझना है। या फिर एक स्टूडेंट को हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट होता है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो इस यूनिट 2 में आपको इतना सब कुछ पढ़ना। ठीक है, यूनिट 3 देखो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे चाइल्डहुड पढ़ना। ठीक है, चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट समझना है। चाइल्डहुड में मतलब आप समझो कि जो बाल्य अवस्था होता है, चाइल्डहुड दैट इज बाल्य अवस्था। तो आपको यहाँ पे समझना है टोटल कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चा इस एज में क्या, बच्चा का क्या रोल होता है, बच्चा किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा होता है, कौन कौन सी उसकी एक्टिविटीज होती है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखो रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि यहाँ पे बच्चा का डेवलपमेंट कैसा हो रहा होता है, बहुत इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल्स होता है, हमारे फैमिली का क्या रोल होता है। तो आपको ये सब कुछ कहाँ पढ़ना, यहाँ यूनिट 3 में। यूनिट 4 हमारा सेम वही है, चाइल्डहुड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, कि आप यहाँ पे सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो कि चाइल्डहुड में किस तरीके से सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना। तो आपको समझ आ गया कि यूनिट 4 में क्या पढ़ना। अब हम नेक्स्ट समझते हैं यूनिट 5 एडोलसेंस। ठीक है, तो जिस तरीके से भी हम लोग समझे चाइल्डहुड, उसी तरीके से एडोलसेंस समझना पड़ेगा कि एडोलसेंस का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टेजेस क्या है, फिजिकल सोशल इमोशनल एंड इंटेलिजेंसी किस तरीके से इस एज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझना है कि किस तरीके से बच्चा यहाँ पे अपने आप को देख रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ जो स्टेटमेंट है इस यूनिट में आपको वो याद रखना होता है। यहाँ पे आपको और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी भी पढ़ना है, गाइडेंस पढ़ना है, काउंसलिंग पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे इस यूनिट में, एडोलसेंस यूनिट में, अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो आपको यहाँ पे पढ़ना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एडोलसेंस का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, स्टेजेस पढ़ना है, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी पढ़ना है, गाइडेंस पढ़ना है, काउंसलिंग एंड एडोलसेंस पढ़ना है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। और जो यूनिट 6 है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड
एडोलसेंस। अगर आप ये पढ़ लोगे ना यूनिट 5 अच्छे से, तो आपका यूनिट जो 6 है ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ कैरल गिलिगन्स, ये ना कभी-कभी एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है? कभी उतना नहीं आता है, लेकिन पिछले अगर प्रीवियस ईयर का 4-5 साल का देखोगे तो नहीं आया। लेकिन बीच में 2021 में 2021 में ये थ्योरी पूछ दिया गया था, लेकिन उससे पहले फिर नहीं पूछा था। तो आप इसको भी कर लो। कैरल गिलिगन का जो थ्योरी है यहाँ पे सोशलाइज़ेशन के लिए, आपको इसको करना ही करना है, ठीक है? यूनिट 6 में कैरल गिलिगन का आपको थ्योरी कंपल्सरी है, आपको करना ही करना है। तो ये हमारा पेपर 1 है, जो कि 100 मार्क्स का होता है और जिसमें 80 मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम हम लोग देते हैं 80 मार्क्स के लिए, और जो 20 मार्क्स के लिए हम लोग अपने कॉलेज में ही एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना पढ़ रहे होते हैं। ठीक है? तो पेपर 1 यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग पेपर 2 समझते हैं, दैट इज़ कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन। तो सेम एज पेपर 1 है कि पेपर 1 में 80 मार्क्स के लिए जो था, जो भी प्रोसीजर था इस पेपर 1 के लिए, वही सेम पेपर 2 के लिए भी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसका पेपर 2 का सिलेबस देखोगे ना तो पूरा डर जाओगे कि आखिर इतना कुछ पढ़ना है क्या? ठीक है? तो देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या-क्या है? इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मतलब ज़रूरी है कि पढ़ना ही है आपको। तो जितना भी यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जितना भी आर्टिकल है ये आपको कवर करना है, इसको तो स्किप करना ही नहीं है। मतलब जितना भी यहाँ पे आर्टिकल 41, 45, 46, 28, 29, 353, 51 और ये, और दूसरा चीज़ ये फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, R3 आपको पढ़ना है, ठीक है। और आर्टिकल 14, 15, 16 ये 51A, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। पेपर 2 अगर यूनिट 2 अगर आप देखोगे तो यूनिट 2 में हमारा क्या है, देखो एजुकेशन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। आपको यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको समाज में क्या समझ, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज। देखो, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे पहले शिक्षा पढ़ना है, एजुकेशन पढ़ना है कि एजुकेशन क्या है, ठीक है। एजुकेशन क्या है उसका आपको मीनिंग पढ़ना है कि उसका मीनिंग क्या है, किसका, एजुकेशन का आपको मीनिंग पढ़ना है। टाइप पढ़ना है कि कितने तरीके का एजुकेशन होता है, इसका क्रिएशन कहाँ से हुआ, कि एजुकेशन कहाँ से बना है, कहाँ से ये वर्ड आया है, इसका क्या मीनिंग है, और इसका 2-4 आपको डेफिनेशन, मतलब कि पहले आपको शिक्षा के बारे में पढ़ना है कि शिक्षा होता क्या, शिक्षा का अर्थ आपको पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़ना है, ठीक है। शिक्षा कितने प्रकार का होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो पहले आपको ये सब कुछ पढ़ना। और ये बहुत अपने आप में जो शिक्षा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप इसको याद कर लो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब तक बीएड करोगे तब तक ये आपका ये टॉपिक आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हर सेमेस्टर्स में, हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है शिक्षा से, तो आपको ये पढ़ना। नेक्स्ट आपको सोशल इक्विटी एंड एजुकेशन विद इन कंट्री, बिटवीन रीजन, सोशल क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजियस ग्रुप, आपको ये सब कुछ पढ़ना। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन राइट्स एंड, यहाँ पे वुमेन राइट्स एजुकेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग एससी, एसटी एंड ओबीसी, मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन का क्या रोल है वुमेन में, और स्पेशली वीकर सेक्शन वाली विमेन में, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, तो यहाँ पे एजुकेशन का क्या रोल है, आपको ये सब कुछ पढ़ना है। तो अगर आप शिक्षा पढ़ोगे ना तो यहाँ पे सब इंक्लूड, अगर आप शिक्षा एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो शिक्षा को ही कवर करते करते आपको ये सब कुछ कवर हो जाता है। तो आप शिक्षा को एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट समझते हैं यूनिट 3। यहाँ पे ना कुछ कुछ पॉलिसीज पढ़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीटेट में भी क्वेश्चंस आता है। तो आप ये जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है, आप इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते हो, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ जो पॉलिसीज है, ठीक है, जैसे एंशियंट इंडिया, एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया की कैसा था, एंशियंट इंडिया में एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया में कैसा था एजुकेशन सिस्टम, पोस्ट में कैसा रहा एजुकेशन सिस्टम, आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे और पढ़ना है, देखो एनकेसी पढ़ना है, यहाँ पे नॉलेज, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इसका क्या-क्या रोल था एलिमेंट्री स्कूल में, सेकेंडरी हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में एनकेसी का क्या-क्या रोल था, ठीक है? आपको ये सब कुछ पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और ऐसा बोलो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको करना ही करना है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है? वो है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन 1968, 1986 और 1992, क्योंकि ये तीनों से एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आपको कर ही लेना है, आपको स्किप नहीं करना है। 1968, 1986, 1992 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये आपको करना ही करना। और दूसरा किरत कमीशन, ठीक है, आपको ये करना है। मतलब इस यूनिट में ये 4-5 जो भी पॉलिसीज़ है, आपको स्किप नहीं करना, पढ़ ही लेना मतलब। और नेक्स्ट है यूनिट 5 ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, जिसमें से ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो इसको एक बार आपको देख लेना है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी टॉपिक है, हो जाता है तो आपको इसको एक बार देख लेना है, ठीक है? समझ गए यहाँ पे? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग यूनिट 6 कि यूनिट 6 क्या है? यहाँ पे कुछ-कुछ है, ठीक है? कुछ कमीशन जो आया था, तो यहाँ पे डेलर आपको रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है? आप ऐसे समझो यहाँ पे जो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, ये 3 है ना, ये आपका ना डेलर कमीशन का ही टॉपिक है। तो ऐसे समझो कि आपको यहाँ पे डेलर कमीशन पढ़ना है। तो डेलर कमीशन क्या बोलता है? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू और लर्निंग टू बी, इस उसी को यहाँ पे ना लिखा हुआ है एक्सटेंड करके, लेकिन ये लर्निंग डेलर कमीशन का ही टॉपिक है। तो आप मोटा-मोटी समझ लो कि आपको यहाँ पे डेलर कमीशन आपको पढ़ना है, मतलब डेलर रिपोर्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पेपर 2 समझे ऑलमोस्ट, होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। चलो अब नेक्स्ट पेपर समझते हैं, पेपर 3 दैट इज़ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो यहाँ पे आपको क्या मतलब कि आपको लैंग्वेज के बारे में समझना है कि भाषा क्या है, भाषा का क्या रोल है, ठीक है? बच्चा में भाषा का क्या रोल है, भाषा हम लोग कैसे सीखते हैं, सोसाइटी और समाज और भाषा से क्या रिलेशन रखता है, ठीक है? भाषा और समाज में क्या संबंध है, तो भाषा और समाज क्या एक दूसरे के पूरक हैं, नहीं है? तो आपको यहाँ पे इस टॉपिक इस पेपर में आपको ये सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है? और नेक्स्ट जो यहाँ पे पढ़ना होता है, एक होता है त्रिभाषा सूत्र, यहाँ पे आपको एक पढ़ना होता है, ठीक है? ये आपका कहीं पे आपको दिख जाएगा किसी एक यूनिट में, चलो देख ही लेते हैं। तो नेचर ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे आपको समझना है, नेचर समझना है, रिलेशन देखो यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी और पहले आपको यहाँ पे सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ना है कि लैंग्वेज और सोसाइटी में क्या रिलेशन है, ठीक है? समझ गए? यहाँ पे नॉम चॉम्स्की का भी यहाँ पे पढ़ना होता है कि नॉम चॉम्स्की का जो भी लैंग्वेज को लेके उनका क्या कॉन्सेप्ट था, वो भी यहाँ पे पढ़ना होता है इस पेपर में। और ज़्यादा कुछ इस पेपर में ना वैसे पढ़ना नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा पैनिक होना नहीं है आपको। मतलब जब आप देखोगे इसका बुक देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। ओके, अब चलो हम नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे और एक पढ़ना है, देखो ये चीज़ लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स, यहाँ पे ना वो भी पढ़ना होता है, LSRW। LSRW यहाँ पे इस पेपर में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भूलना मत। LSRW मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि LSRW क्या है। पहले लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है और राइटिंग होता है। तो ये चारों का प्रोसेस क्या है, आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है? आपको इसको करना ही करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, तो ये इस टॉपिक का है। समझे क्या क्या पढ़ना है? तो इस पेपर में इतना सब कुछ पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ना ये भी पेपर में वैसा कुछ पढ़ना नहीं होता है, जो भी टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है? आपको यहाँ पे देखो नाम से ही ना, पेपर का नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि पढ़ना क्या क्या है। तो पेपर 4 में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है डिसिप्लिन के बारे, मतलब कि डिसिप्लिन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, स्कूल में डिसिप्लिन कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, समाज में डिसिप्लिन का क्या रोल है, फैमिली में डिसिप्लिन का क्या रोल है, ठीक है? तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ना होता है। और नेक्स्ट एक होता है पैराडाइम। पैराडाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर में, पैराडाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अगर आपको किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, आपको उस टॉपिक पे लेक्चर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब और समझना है, पेपर हम लोग यूनिट 1 समझे, अब यूनिट 2 समझते हैं कि यूनिट 2 में और क्या क्या पढ़ना है।
हाँ, तो यहाँ पे ना हम लोग को टीचिंग के बारे में पढ़ना होता है कि शिक्षण क्या होता है, टीचिंग सूत्र क्या होता है, टीचिंग फ़ॉर्मूला क्या है, क्या-क्या टीचिंग स्किल्स होता है। तो हम लोग को इस यूनिट 2 में ये पढ़ना होता है कि टीचिंग क्या है। देखो टीचिंग फॉर क्वालिटी लर्निंग, ठीक है, मेजर इश्यू इन क्लासरूम लर्निंग, ठीक है, टीचिंग इश्यू, टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे टीचर के बारे में भी पढ़ना होता है कि एक टीचर कौन होता है, हु इज अ टीचर, या फिर डेफिनेशन ऑफ टीचर, या फिर क्वालिटी ऑफ टीचर, या फिर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स, गुड क्वालिटीज ऑफ टीचर एंड प्रोफेशनल पर्सनल क्वालिटीज ऑफ टीचर। तो आपको यहाँ पे ना इस पेपर में आपको ये सब कुछ पढ़ना होता है, मतलब ऐसे आप समझ लो मोटा मोटी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ आपको डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, टीचिंग के बारे में पढ़ना होता है कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग फार्मूला क्या है, टीचिंग आइडियाज़ क्या है, टीचिंग स्किल्स क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है, टीचिंग कितने तरह का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना होता है। जॉन डीवी और जो एडम का जो ये है वो आपको पढ़ना होता है कि जॉन डीवी टीचिंग को क्या बताए हैं, एडम क्या बताए हैं। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे करना होता है। उसके बाद पढ़ना होता है टीचर कि एक टीचर कौन है, टीचर का क्या डेफिनेशंस है, ठीक है, क्वालिटी क्या-क्या होना चाहिए टीचर्स में, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टीएलएम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, टीएलएम आपको पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन-कौन से टीचिंग एड्स होते हैं, कौन-कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है लाइब्रेरी कि लाइब्रेरी क्या होता है, मतलब कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी का क्या रोल है एक स्कूल में, तो आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक कि टेक्स्ट बुक क्या होता है, टेक्स्ट बुक का क्या क्वालिटी होना चाहिए, या फिर एजुकेशन में टेक्स्ट बुक का क्या रोल है। तो आपको यहाँ पे ये 3 टॉपिक तो आपको करना ही करना है। पहला तो टीएलएम, दूसरा लाइब्रेरी और तीसरा टेक्स्ट बुक। आपको इस यूनिट में आपको ये करना ही करना है, ठीक है। और फिर टीचिंग, आपको ये सब कुछ यहाँ पे करना है। डिसिप्लिन, समझ में आ गया यहाँ पे कि क्या होगा। तो ये हमारा पेपर 4 था। अब हम लोग समझते हैं ईपीसी 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो यहाँ पे ना रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग के बारे में पढ़ना होता है कि मतलब वाचन क्या होता है, वाचन के बारे। यहाँ पे रीडिंग मोस्टली आपको यहाँ पे ना रीडिंग के बारे में पढ़ना होता है कि किस तरीके का रीडिंग करना चाहिए बच्चा को। रीडिंग क्या होता है, जैसे वाचन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाचन, जैसे सुस्वर वाचन आप करते हैं, मौन वाचन करते हैं, द्रुत वाचन करते हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना होता है और इसी के रिगार्डिंग आपको ये क्या करना पड़ता है, फाइल बनाना पड़ता है। समझे? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सिलेबस समझ में आया होगा, और आपको जो भी टॉपिक अगर आपको सिलेबस चाहिए, अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ पे आपको हेल्प किया जाए। होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।